everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस मतलब वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट दैट इज आपकी वर्किंग कैपिटल MCO 07 की. वर्किंग कैपिटल से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और ये यूनिट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, फाइनेंस के अंदर हम 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं. ठीक है, 3 डिसीजन आपके फाइनेंस के अंदर लिए जाते हैं. वो 3 डिसीजन क्या होते हैं? एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, राइट. एक होता है आपका डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन और एक होता है हमारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन. ठीक, वर्किंग कैपिटल किसका एस्पेक्ट है? आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक एस्पेक्ट है. तो इसी तरीके से आपके डिविडेंड में, फाइनेंसिंग में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं. जैसे जैसे मैं यहाँ पर MCO 7 के आपके यूनिट्स डिस्कस करती जाऊंगी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती जाऊंगी. ठीक है, बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की. सो आई होप आपने ये टर्म काफ़ी बार सुना होगा और अकाउंट्स में स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपने इसका फॉर्मूला भी यूज़ किया होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. आई होप ये फॉर्मूला तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा और आप सबने न्यूमेरिकल्स भी इसके जनरली किए ही होंगे, है ना. अब वर्किंग कैपिटल के अलावा आपकी एक होती है ग्रॉस कैपिटल. आई होप आपने इसका भी नाम सुना होगा. ग्रॉस कैपिटल क्या होती है? जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम करंट असेट्स को ही कंसिडर करते हैं, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज को नहीं लिया जाता है. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमको बेसिकली पढ़ना है. तो वर्किंग कैपिटल क्या है? आपकी करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, और इसको नेट करंट असेट या नेट वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हमको क्या बता रही है कि करंट असेट्स हमारी जितनी ज्यादा होंगी उतनी इजीली हम अपने क्रेडिटर्स के लिए पे भी कर पाएंगे और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ की तरफ भी जा पाएगी, है ना. लेकिन यही वर्किंग कैपिटल का अगर जो रिजल्ट है वो आपका नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि आप अपने करंट लायबिलिटीज को भी पे कर सके और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फर्म है वो भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाएगी. क्योंकि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी भी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाएगी. ठीक है, सो नेट वर्किंग कैपिटल इज अ मेजर ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल health. So if a company has substantial positive net working capital, then it should have the potential to invest and grow, right? And if a company's current asset do not exceed its current liability, then it may have trouble growing or paying to their creditors. ठीक है, आई होप इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी. अब नेक्स्ट बात करें अगर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की, तो करंट असेट्स क्या होती हैं? आपकी ऐसी असेट्स जिनको आप जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं. और जल्दी का क्या मतलब है कि विद इन अ ईयर अगर हमें कैश की ज़रूरत है तो हम उन असेट्स को ईजिली लिक्विडेट कर सकें या फिर उनको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकें. तो ऐसी असेट्स आपकी क्या कहलाती हैं? करंट असेट्स कहलाती हैं. ठीक है, तो करंट असेट्स के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे आपका कैश, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स, आपकी इन्वेंट्रीज जिनको आप स्टॉक के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? आपकी करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनको आपको विद इन अ ईयर रीपे करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट्स पेबल, वेजेस, टैक्सेस, ये सब क्या आते हैं? आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाती है. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की. देखिए, 2 टाइप्स की वर्किंग कैपिटल होती है. एक है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल जिसको हम फिक्स वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी हमारी फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम लेवल ऑफ करंट असेट जो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना ही रखना है. ठीक है, इतनी वर्किंग कैपिटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होनी चाहिए. ठीक, फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ऐसी वर्किंग कैपिटल
जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ स्टॉक की ज़रूरत है, कुछ और एड ऑन्स करने हैं, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ सेल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आपको नीड होती जा रही है, आप अपनी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर चेंज करते जा रहे हैं। ज़रूरत ज़्यादा है तो ज़्यादा फंड्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, अगर कम ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर इनकलकेट करते हैं। लेकिन परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल एक मिनिमम लेवल है जो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। आई होप ईजिली समझ में आ गया होगा। अब इस पर्टिकुलर साइड में मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है जो आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि अब वीडियोस में ही आपको साथ साथ बताती चलूँ कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें ही दिक्कत होती है कि उनको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो आपकी जो आंसर शीट है, अब वो आपको सिर्फ एक कॉपी मिलती है, सप्लीमेंट्री शीट्स नहीं मिलती हैं जनरली सेंटर्स में जो पाया गया है, ठीक है। तो जो ए शीट रहती है वो आपकी अप्रॉक्स 28 पेजेस की रहती है, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं राइटिंग एरिया की बात करूँ तो ये आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 3 से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेज में आपकी जो भी डिटेल्स होती हैं आपको वो मेंशन करनी होती है, सेकंड पेज आपका ब्लैंक होता है और थर्ड पेज से आपका राइटिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3 to 28 पेजेस, मतलब अराउंड हम कह सकते हैं कि 26 पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे हमेशा कहती थी कि 2 to 3 पेजेस लिखिए, लेकिन अब उसको 3 पेज तक एक्सटेंड मत करिएगा, ट्राई करिए कि 2 पेजेस के अंदर ही इसको आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वर्किंग कैपिटल क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल के आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके टाइप्स लिखेंगे तो आई गेस वो सिर्फ एक पेज में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। वर्किंग कैपिटल की पहले डेफिनेशन लिखिए जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी, उसके बाद वर्किंग कैपिटल के ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, ठीक है। अगर लगता है कि एक एक लाइन को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो वो सफिशिएंट होगा, तो एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल को फर्दर एक्सप्लेन करिए, ताकि आपका जो आंसर है वो एटलीस्ट 2 पेजेस तक पहुंच जाए, ठीक है। अब अननेसेसरी ऐसे मत करा करिएगा कि आपने एक आंसर को लिख दिया 3 पेजेस का, 4 पेजेस का, और एक आंसर आपका सिर्फ 1 पेज में ही सेटल हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स की आंसर स्क्रिप्ट देखी है, उसमें मैंने यही देखा है कि एक आंसर को कुछ लिख देंगे 10 पेजेस का और जो दूसरा आंसर है वो शायद से 1 पेज और है ना हाफ पेज में ही ख़त्म हो जाता है। तो बाइफरकेशन प्रॉपर रखिए। एग्जामिनेशन शीट जब भी मिले सबसे पहले मार्क कर लीजिए कि आपको कितने पेजेस में कौन से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। लाइक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको 5 to 6 पेजेस लिखने हैं, तो वो 5 to 6 पेजेस छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आपके लिए पोर्शन बचता है उसमें 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन करिए। तो आंसर्स को कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर लिखने वाले हैं, क्योंकि जब आपको प्रमोशन मिला था उस टाइम यही कंडीशन आप लोग को दी गई थी कि सेकेंड ईयर के बेसिस पर आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है ये एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, क्योंकि डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या कह रहा है, स्मूथ ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोएस्ट वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपने जो फंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडल रखा हुआ है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और अगर आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को बहुत ज़्यादा कम रखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम लेवल की वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, बेसिकली वो मिनिमम लेवल ऑफ
आपका प्रॉफिट आपको अचीव होना चाहिए जितनी भी कॉस्ट आपने इनकर करी है, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, लेट्स से आपने उसके ऊपर 10 रुपीज़ लगाए हैं, ठीक है, लेट्स से कि आपने 10 रुपये पे लगाया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो आप क्या चाहेंगे कि आपको जब भी प्रॉफिट हो तो एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो हो, आपकी जो कॉस्ट है वो तो निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता ही है। बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसको हमेशा प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर उसने 10 रुपये लगाया तो वो तो हमेशा एक्सपेक्ट करेगी कि उसको 15 रुपये उस चीज़ का मिल जाए। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक लेवल जहाँ पर कंपनी इतना एक्सपेक्ट करेगी कि जितनी कॉस्ट मैंने इनकर करी उतना तो मुझे रिटर्न मिले ही मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑप्टिमल रिटर्न ऑन करंट असेट इन्वेस्टमेंट। तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उतना रिटर्न मिलना चाहिए, यही बात यहाँ पे भी बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या है वर्किंग कैपिटल की? सो टू इंश्योर हायर रिटर्न ऑन द कैपिटल। नेक्स्ट बोल रहा है इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट प्रोफाइल एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल जितनी अच्छी मेंटेन रखेंगे आपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो और इम्प्रूव करेगी, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को रीपे कर देते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, और लास्ट है रेडीनेस फॉर शॉक्स एंड पीक डिमांड। वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम अगर मेंटेन रहेगी तो आपकी जो मार्केट है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रेडी रहे कि उसको कभी भी शॉक्स झेलने पड़ सकते हैं और कभी भी डिमांड हाइक भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल के एडवांटेजेस एंड उसके लिमिटेशंस की तरफ। अब ये सब टॉपिक्स आपके बुक में नहीं दिए हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको इसलिए प्रोवाइड कर दिया ताकि आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सके। अगर आपको कुछ कंटेंट उस टाइम पर नहीं याद आ रहा है तो एटलीस्ट आप ये सब चीज़ें लिख सकें, ठीक है ना। ब्लैंक छोड़ के कभी भी मत आइएगा, ठीक। पहला पॉइंट है आपका एडवांटेज में दैट इट इवेड्स इंटरप्शन इन ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल आप ऑप्टिमम मेंटेन रखेंगे तो आपके जो डेली के डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे के ऑपरेशंस आप उनको ईजिली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सफिशिएंट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बेटर करने में भी हेल्प करता है, और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। लिमिटेशन की अगर बात करें सो नॉट सो फ्लेक्सिबल एट द टाइम ऑफ सडन चेंज। अगर आपकी मार्केट के अंदर कोई सडन चेंज आ गया तो उससे उतनी जल्दी मीटअप नहीं कर पाती है आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्योंकि तुरंत से फंड्स को अरेंज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी फैक्टर्स ओनली। सिर्फ यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन आपकी जो मार्केट है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे वर्क नहीं करता है, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर भी वर्क करता है, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू हाई डिपेंडेंस ऑन डेटा। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए इतना इजी नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ से कोप अप कर पाएँ या फिर अपने डेटा को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दैट नॉलेज ऑफ ऑल द रेशियोज एंड वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड। तो जितने भी रेशियोज होते हैं उनकी भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपके करंट रेशियो हो गया, ठीक है, आपका जो क्विक रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, आपके असेट टर्नओवर रेशियोज हैं, इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो हम करंट असेट लेते हैं, करंट लायबिलिटी लेते हैं। अगर हमको यही नहीं पता है कि करंट असेट्स क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, कितना ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है, तो आप वर्किंग कैपिटल को भी उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला गया कि रेशियोज़ की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, इसको हम इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका कैश। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना है उसके लिए आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट क्या करोगे, क्रेडिट पर परचेज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो रॉ मटेरियल को आप कैश के थ्रू या फिर क्रेडिट पर परचेज
कर सकते हैं। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को फाइनली क्या बना दिया जाता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको या तो हम कैश में सेल कर सकते हैं या फिर क्रेडिट पर सेल कर सकते हैं, किसको, अपने डेटर्स को। ठीक है, अब अगर हमने क्रेडिट पर सेल किया है तो यहाँ पर आप फर्दर क्या करते हैं, ये बिल रिसीवेबल्स आपका आ जाता है। और अगर कैश में पे कर दिया है डेटर्स ने तो जो कैश आपको मिला है वो जो आपने ऊपर क्रेडिट लिया था आप उसको रीपे कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स से कि डेटर्स ने यहाँ पर आपसे जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड उसको क्रेडिट पे लिया है, देख उसके बाद क्या होता है, आपके बिल्स रिसीवेबल इशू होते हैं और उसको फिर हम फर्दर क्या करते हैं, आगे कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल आपकी क्या कहती है कि कितनी जल्दी हम रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। जितनी जल्दी ये कन्वर्जन होगा उतना ही अच्छा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने कम टाइम पीरियड के अंदर क्या किया, उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सो द ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेटर कैलकुलेट्स द पीरियड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग विच कैश इज कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग साइकिल से क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को तो आप आराम से बना के आ ही सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जो कि यहाँ दिया है ये भी करना जरूरी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असर्टेनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलती है, क्या मेथड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में मेथड्स पूछे जाते हैं तो आपको यही लिखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारा कैश फ्लो फोरकास्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैश फ्लो? कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, रिसिट्स एंड पेमेंट बोथ। ठीक है, कैश फ्लो का सिर्फ मतलब सिर्फ रिसिट्स नहीं होता है, ना ही सिर्फ पेमेंट्स होता है। कितना ज्यादा पेमेंट हो रहा है, कितना ज्यादा डिस्बर्समेंट हो रहा है, कितनी ज्यादा रिसिट्स हो रही हैं, इसका जो डिफरेंस होता है बेसिकली वही आपका कैश फ्लो होता है। ठीक है, सो टोटल कैश रिसिट्स एंड कैश डिस्बर्समेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैश फोरकास्टिंग मेथड। तो जितनी भी आपकी कैश रिसिट्स हुई, जितना भी आपने कैश को डिस्बर्स किया, उसके बाद जो आपके पास बच रहा है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को असरटेन करते हैं। ठीक है, कैश रिसिट्स में बी एस्टिमेटेड कैश सेल्स, cash collected from the debtors and bill receivables and other miscellaneous cash receipts and sales of fixed assets and investments. So delay in cash receipts is taken into consideration. तो कैश रिसिट्स क्या होती हैं, जहां से आपको पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने कैश सेल्स कर दी, बिल रिसीवेबल्स आपके कलेक्ट हुए, या फिर आपने कोई फिक्स असेट्स है उसको सेल कर दिया, उससे आपको कैश जनरेट हुआ, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपको उससे कुछ रिटर्न मिला। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके कैश रिसिट के अंदर आ जाते हैं। कैश डिसबर्समेंट या कैश पेमेंट की बात करें, इट मे बी रिलेटिंग टू एस्टिमेटेड कैश परचेज, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ओवर बिल्स पेबल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनस, एडवांसेस, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये सब आप किसके अंदर कंक्लूड करते हैं, कैश डिसबर्समेंट में, जहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को आपने परचेज किया, जो क्रेडिटर्स आपने उनको पे कर दिया, आपने अपने एम्प्लॉयज की वेजेस, उनकी सैलरीज, उनको बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने अगर कोई लोन लिया हुआ था आपने उसके लिए रीपे किया, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, आपका कैश डिसबर्समेंट या कैश पेमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो द मिनिमम कैश बैलेंस डिजाइन टू बी मेंटेन इज एडेड विद द रिक्वायर्ड डिसबर्समेंट एंड प्रोविजन इज आल्सो मेड फॉर द एडिशनल बोरोइंग्स एंड द लाइक। तो सिंपली यहाँ पर ये मेथड आपसे यही कह रहा है कि जितनी भी आपकी कैश रिसिट्स हुई हैं, जितने भी आपके कैश डिसबर्समेंट हुआ है, सबको कंसिडर करते हुए हम अपनी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर असरटेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, इजी मेथड है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। आई होप नाम से क्लियर हो रहा है कि सेल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल को असरटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको सबसे इजीएस्ट मेथड कहा जाता है। उसका रीजन क्या है कि हमने जो हमारे पास्ट में हमने जो एस्टिमेशन किए हुए थे उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पर अपनी वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फॉर एस्टिमेटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल is worked out for
say last 5 years and if it is constantly coming near 40%, that is working capital level is 40% of sales. हम 5 साल से एनालाइज कर रहे हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है 40% ऑफ सेल्स रहती है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए भी उसी हिसाब से एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है कि हमारी जो सेल्स है वो $500 मिलियन की होगी, तो 40% ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो $200 मिलियन हमारी क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल हो जाएगी. तो हमने जो पास्ट में एस्टिमेशंस किए, जो पास्ट में हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंट की वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कर रहे हैं. किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे. इसीलिए इसको कहा जाता है द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेज क्या है कि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा है और उसको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एस्टिमेशन करनी है, राइट. बट ये एक पर्टिकुलर मेथड स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है. उसका रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी बिजनेस को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी उसका पास्ट डेटा या उसकी हिस्ट्री नहीं होगी जिसके बेसिस पर आप एस्टिमेशन कर पाए. ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर ये पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं हो सकता या वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है इस पर्टिकुलर मेथड का. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये मेथड. तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि व्यूज तो काफी ज्यादा आते हैं बट लाइक्स उतने नहीं आते. तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत क्या करिएगा, उसके पैसे नहीं लगते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस मेथड. देखिए रिग्रेशन के अंदर आपकी एक इक्वेशन आती है. आई होप आप सभी लोग इस इक्वेशन से फेमिलियर होंगे अगर आपने स्टैट्स पढ़ा है या रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा हुआ है. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. अब समझ लेते हैं कि y क्या है, a क्या है, b क्या है, x क्या है, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, y यहाँ पर है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अभी समझा देती हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है. x यहाँ पर आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट बात करें a क्या है, तो a को हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं और इसको कांस्टेंट भी बोला जाता है और b आपका हो जाता है स्लोप. अब ये y डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है और x इंडिपेंडेंट कैसे है इसको समझ लीजिए. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इसको आप अगर समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी. देखिए यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू, मतलब कि y की जो वैल्यू है आगे इन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है, a पर भी डिपेंड कर रही है, b पर भी और x पर भी. ठीक है, तो इसका मतलब y क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक, लेकिन जो हमारा x है इसकी वैल्यू तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है ना, तो x इसीलिए कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे जो हमारे a है, b है, x है, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक, अब यहाँ पर y हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल, इंटरसेप्ट, स्लोप और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू, स्लोप और कांस्टेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है, वर्किंग कैपिटल को असर्टेन करा जाता है. ठीक है, आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो दिस मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग द अननोन वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज हमको यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज आपका x. ठीक है, so it is the measure of the average relationship between the two or more variables that is sales and working capital in terms of original units of data. तो रिग्रेशन एनालिसिस मेथड जब भी आएगा आपको इस इक्वेशन को जरूर लिखना है और उसके बाद इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही बता रहा है कि जो आपका रेवेन्यू है, आपका स्लोप और आपका जो इंटरसेप्ट है वो किस तरीके से हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को कैलकुलेट करने में, उसको असर्टेन करने में. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मेथड है अब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. अब ऑपरेटिंग साइकिल अभी हमने देखी थी, डिस्कस करी है, तो यहाँ पर वही चीज ही बता रहा है लेकिन फॉर्मूले के साथ. तो एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते.
ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. द साइकिल स्टार्ट्स विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एंड्स विद द रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम द सेल ऑफ द फिनिश गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात सिर्फ यही है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसको आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर देते हो, ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल बताती है. जितनी जल्दी कन्वर्ट कर देंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है. द स्पीड टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. लॉन्गर द पीरियड ऑफ साइकिल, लार्जर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इस चीज को याद रखिएगा. जितनी ज्यादा आपकी बड़ी साइकिल, साइकिल कैसे बड़ी होगी, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को क्रेडिट में परचेज किया है तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाएगा. उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, ज्यादा होगा, लंबा होगा, उतना ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही कोशिश करती है कि उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो शॉर्टर रहे. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू COGS, दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अपॉन 365 डेज प्लस बैंक एंड कैश बैलेंस. तो इस फॉर्मूले को एग्जामिनेशन में लिख के आइएगा. कोई न्यूमेरिकल इससे नहीं आता है, बट एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को जरूर इंक्लूड करिएगा. अगर आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल भी पूछता है तो भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. ठीक है, और लास्ट मेथड है हमारा इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड के अंदर हम दो मेथड्स की बात करते हैं. एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एक है आपका बैलेंस शीट. ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की हेल्प से किस तरीके से आप अपनी वर्किंग कैपिटल को असरटेन कर सकते हैं, ये मेथड ये बताता है. ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर हम बैलेंस शीट मेथड की, तो यहाँ पर सिंपली ये बोलता है कि बैलेंस शीट में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी एसेट्स को, हमारी लायबिलिटीज को, उनको बैलेंस करना है, उनको रिकॉर्ड करा, और उसके बाद लास्टली हम क्या करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस की तरफ पहुंचते हैं टू फाइंड आउट आवर वर्किंग कैपिटल. ठीक है, जिस तरीके से आप नॉर्मली बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं वही मेथड बोल रहा है. ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो प्रॉफिट और लॉस में आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, जो भी हमारे पेमेंट्स हैं, जो भी हमारे रिसिट्स हैं, उसके बाद जो आपका बैलेंस बचता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है. उसी के बेसिस हम क्या करते हैं, फर्दर अपनी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप ये दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सिंपली यहाँ पर आपको यही बताया है कि किन चीज़ों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, किन चीज़ों की रिसिट्स होती है, किन चीज़ों की पेमेंट होती है, उसके बाद जो आपका डिफरेंस यहाँ पे बनता है उसको हम डिडक्ट करते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाती है. ठीक है, सो आई होप जितने भी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इसका सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा शेयर करिएगा. और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, till then stay safe, stay healthy, bye bye, take care.